वालेकुम स्टूडेंट्स। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट मेडिकल फिजिक्स स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, and electromagnetic induction is a part of electromagnetism. So now let's begin the topic. So the very first thing is you need to know about what is an electromagnetic induction. So electromagnetic induction is a process. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें आप क्या करते हैं, आप एक कंडक्टर जो है उसको एक पोजीशन में यानी एक फिक्स पोजीशन में रखते हैं और उस कंडक्टर के करीब जो है मैग्नेट रखते हैं और मैग्नेट के जरिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट से निकल के कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में आ रही है उस मैग्नेटिक फील्ड को जब आप चेंज करते हैं तो होता क्या है कि आपका जो कह लें कि कंडक्टर या आपकी जो कॉइल है, सही है, जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक में आ रही थी, उसमें क्या होता है, वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो क्या होता है, इंड्यूस होता है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन में अपने कॉइल या कंडक्टर को प्लेस करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, मैग्नेट को प्लेस करते हैं। अच्छा, मैग्नेट जो है ना वो बिल्कुल कह लो कि टच नहीं कर रहा होता, इसीलिए हम इसे इंडक्शन कह रहे हैं, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस में कभी भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं आती। सही है, तो आपने क्या किया, यू जस्ट प्लेस अ मैग्नेट नियर द कंडक्टर और अ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द मैग्नेट comes in contact with the conductor or the coil, and when you start to move the magnet towards the coil and away from the coil, so the strength of the magnetic field which is in link with the coil or conductor starts to increase or decrease. It means there is some change of magnetic field which is in linked with the conductor or coil, and due to this change of magnetic field, or in other words we can also call these magnetic field is magnetic flux. So due to change in magnetic field or magnetic flux, an EMF or voltage is induces in the conductor or the coil, and this overall process is known as electromagnetic induction. So इंडक्शन जो है, जो यानी कह लें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या यूं कह लें कि जो ईएमएफ जो है, सही है, या वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द मोशन और ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट विद द कॉइल। यानी देखें आपने क्या किया, आपने कॉइल को फिक्स कर दिया पोजीशन में और आप मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। सो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो कॉइल के साथ भी लिंक में आ रही है और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। सही है। होता क्या है कि जब हम मैग्नेट की पोजीशन को कह लें कि बार बार चेंज करते हैं तो उसकी वजह से कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिंक में आ रही है वो भी चेंज होती है, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in the coil or voltage is induced in the coil, and this overall process is known as electromagnetic induction. So now the next topic is Faraday's law of electromagnetic induction. Actually, Faraday was the first scientist who worked on electromagnetic induction, or in other words, we can say that who introduces the concept of electromagnetic induction and doing some authentic research about electromagnetic induction. And after the research, Michael Faraday introduces or proposed his famous law of an electromagnetic induction, which states that कि भाई वोल्टेज जो भी कॉइल के सर्किट या कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो भी वोल्टेज इंड्यूस होता है वो वोल्टेज इंड्यूस होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट टू द कॉइल। यानी मैग्नेट को आप क्या करते हैं, जब कॉइल के कह लें कि रिलेटिव टू द कॉइल जब मूव करते हैं, यानी करीब लेकर आते हैं और दूर लेके जाते हैं, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो कि कॉइल के साथ जो लिंक में आ रही है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक में आ रहा है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। सो फेरेडे मजीद कहता है कि भाई ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना इंड्यूस वोल्टेज का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब है कि पर सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप नीचे ये इक्वेशन भी देख सकते हैं कि ई जो है वो किसको शो कर रहा है, ईएमएफ को शो कर रहा है या इंड्यूस वोल्टेज को शो कर रहा है, और ये जो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लिखा है डी फाई ओवर डी टी।
सो ये डी फाई ओवर डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई का मतलब है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डी टी का मतलब है टाइम. So when you divide any quantity with time, then it becomes rate. So d phi over dt is the rate of change of magnetic flux. So induced EMF or induced voltage is directly proportional to rate of change of magnetic flux. So हमने क्या किया कि when we remove the sign of proportionality, then we introduce some sort of constant, and in this case, in Faraday's law of induction, the constant is n. N represents the number of turns on coil or solenoid. सो होता क्या है कि देखिए जो कॉइल पर आपने नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड किए, कॉपर के नंबर ऑफ टर्न्स जो आपने वाउंड किए वो तो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट ही रहेंगे ना. यानी अगर आपने 10 टर्न लगाए थे, यानी कॉइल जो है वो 10 बार लपेटी थी आपने, लपेट कर जो है यानी कॉपर के वायर को 10 बार लपेट कर आपने कॉइल बनाई, तो नंबर ऑफ टर्न्स 10 ही रहेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होंगे. सही है. सो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो जब चेंज नहीं होंगे तो उसे हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया. तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्या आ गई, सॉरी इक्वेशन क्या आ गई फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की, E इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई ओवर डी टी. सो ये इक्वेशन है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसे हम यूज कर क्या कर सकते हैं कि कॉइल में जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या जो भी वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. बट वी नीड टू नो two things if we want to calculate induced EMF or voltage. First, the number of turns on coil, and second, how much rate of change of magnetic flux takes place. So आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि बेसिकली मैग्नेट जो है वो फर्स्ट पोजीशन में जब रखा हुआ था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रही है, सही है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट से, या यूं कह लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो सिर्फ एक लाइन जो है वो क्या कर रही है, कांटेक्ट में आ रही है कॉइल के साथ. लेकिन आपने क्या किया, जब आप अपने मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवा के ले गए, तो आपने देखा कि जो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस थी या मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक में आ गए. इसका मतलब ये हुआ कि जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक में आई, तो जो स्ट्रेंथ थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक यानी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हुआ बहुत ज्यादा. सही है. तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा. सही है. तो आप ये चार डायग्राम्स हैं, अगर इसमें क्लियरली देखें तो सबसे पहले जब हम मैग्नेट को इनटू द कॉइल मूव करवा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है. राइट साइड का मतलब है पॉजिटिव की तरफ. क्यों? क्योंकि आपका जो कह लो कि इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब कॉइल की तरफ, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ, यानी कह लेंगे जब व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, जब टुवर्ड्स द कॉइल मैग्नेट मूव करता है ना, तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल के साथ लिंक में आती है. और फिर जब आपने क्या किया, आप जो है मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं कॉइल से. सही है. सो होता क्या है कि जैसे जैसे हम मैग्नेट को कह लें कि अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिंक में आ रही है कॉइल के साथ, उसका कह लें कि चेंज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्शन देता है. यानी गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन. अगर हम थर्ड फिगर देखें तो इसमें आपने क्या किया, मैग्नेट को आपने स्टेशनरी रखा हुआ है. So when the magnet is stationary, it means there is no change of magnetic flux takes place. So no deflection is shown by the galvanometer. And then again जब आप मैग्नेट को towards the galvanometer मूव करेंगे, तो galvanometer दोबारा राइट साइड की तरफ जो है वो, जब आप टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर दोबारा राइट साइड की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा. अच्छा, तीन तरीके हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसके मैग्नीट्यूड या साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका ये कि आप क्या करें, आपकी जो कॉइल है उस पे नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें. क्योंकि देखें जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे ना कॉइल के, तो ज्यादा जो है कॉइल्स क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगी, और आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरह अगर सेकंड की हम देखें, सेकंड कह लें कि फैक्टर देखें या सेकंड तरीका देखें, तो वो ये है कि आप क्या करें, जो मोशन है यानी मैग्नेट को कह लें कि आप जो मूव करवा रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल अवे फ्रॉम द कॉइल, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दें. क्योंकि जब आप स्पीड को इंक्रीज कर देंगे ना, स्पीड यानी कह लें कि जब आप कह लें कि मोशन ऑफ द मैग्नेट को, जब रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट विद द कॉइल को, यानी जब आप इंक्रीज करेंगे, सो होगा क्या कि बहुत ज्यादा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो
इंक्रीज और डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या यूं कह लें कि जो देखें ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है ना, इसे हम कहते हैं कि कटिंग होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो जब आप मैग्नेट को बहुत तेजी से करीब लेके जाएंगे और दूर लेके जाएंगे तो इससे होगा क्या कि जो कटिंग होती है ना मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसे हम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, वो कह लो कि बहुत ज्यादा फास्टर रेट पर होगा, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सही है, जिसकी वजह से आपका इंड्यूस ईएमएफ भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अच्छा, थर्ड तरीका क्या है कि आप जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसको कह लें कि स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें, क्योंकि जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे तो उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, आपका जो इंड्यूस वोल्टेज या ईएमएफ होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। देखिए सेल्फ इंडक्शन जो है इसमें हम इस तरीके से समझेंगे, सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है कि हमारे पास एक कॉइल होती है और उसी एक कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, करंट को चेंज करके, यानी यूं कह लें कि एक सिंपल कॉइल है मेरे पास और उस कॉइल में ही मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता हूँ, और कॉइल के अंदर इटसेल्फ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके उसी कॉइल के अंदर क्या करता हूँ, उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ और वोल्टेज को इंड्यूस करवाता हूँ। सही है। सो होता क्या है कि अगर आप कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं यानी कम ज्यादा करते हैं, तो उसी कॉइल के अंदर क्या होता है, वोल्टेज और ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। सही है। सो ये जो है सेल्फ इंडक्शन है। सेल्फ इंडक्शन इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ही कॉइल है मेरे पास और एक ही कॉइल के अंदर आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस करवा रहे हैं। आपने जो बात याद रखनी है ना वो ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा उस कॉस के अपोजिट होती है जो उसको प्रोड्यूस करा रहा है। अच्छा, अभी हमने जो प्रीवियस लॉ पढ़ा फैराडे लॉ, उसमें भी हमने देखा कि मेन कॉस क्या था ईएमएफ इंड्यूस करवाने का, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना उसकी जो डायरेक्शन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है। ये कह लो कि ये जो कह लो कि डायरेक्शन जो बताई थी हमें, ये एक साइंटिस्ट था लेंस, उसने अपने लॉ में ये चीज हमें बताई थी। लेंस ने बोला था कि भाई जो कह लें कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज अपोजिट टू द कॉस विच प्रोड्यूसेस इट। अच्छा, हमारे फैराडे लॉ के केस में जो हमारा मेन कॉस था वो था चेंज ऑफ मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स राइट हैंड साइड की तरफ कह लो कि यानी कह लो कि व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो इट मींस the direction of induced EMF is towards the left hand side, because the direction of induced EMF or voltage is always opposite to the rate of change of magnetic flux, which is the cause for the production or for the induction of EMF or voltage. सो सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन जो है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ही कॉइल होती है और उसी कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड को चेंज करते हैं। सही है। अब ये देखें कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर आप मैग्नेट तो ला नहीं रहे, मैग्नेट तो है नहीं, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी सर कॉइल में। सो देखें हमारे पास जो है ना सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, वो ये है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है ना, तो करंट के फ्लो होने की वजह से कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आप क्या करेंगे, जब आपकी कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होगा, तो आप क्या करेंगे, करंट फ्लो होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। आप क्या करेंगे, उस करंट जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को चेंज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। तो जैसे ही आप करंट को वेरिएबल रेजिस्टर की हेल्प से कम ज्यादा करना शुरू कर देंगे करंट के साइज को, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होने लग जाएगा। इट मींस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स टेक्स प्लेस। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉइल में ईएमएफ और वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंड्यूस। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया, बैटरी लगाई हुई है। सही है। ये आपने रियोस्टेट लगाया हुआ है। सही है, वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टेट है। और आपके पास देखें कि इस कॉइल के अंदर करंट पास कर रहा है, करंट पास होने की वजह से आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनी हुई है, और ये जो बी है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है बी। सही है। सो होता क्या है कि जब आप रियोस्टेट को कह लेंगे, रियोस्टेट की वैल्यू कम ज्यादा करना शुरू करते हैं, तो इस कॉइल के अंदर जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये क्या हो जाती है, चेंज होने लग जाती है। और जैसे ही ये मैग्नेट यानी कह लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कह लें, यानी यूं कह लें कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना शुरू होता है, तो आपकी जो कॉइल है इसमें इटसेल्फ जो है
ईएमएफ और वोल्टेज इंड्यूस होने लगता है। सही है। सो ये जो है ना, ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। सही है। और आपने जो यहाँ पे बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपके पास जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है उसकी जो कह लें कि डायरेक्शन है वो अप्लाइड वोल्टेज की क्या होती है, बिल्कुल कह लें कि एक सेम होती है, सेम टू दी अप्लाइड वोल्टेज होती है। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है या सेल्फ इंडक्शन जो होता है ये चेंज ऑफ करंट को कभी भी प्रिवेंट नहीं करता। हाँ, ये क्या करता है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके चेंज को डिले लाजमी करता है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है कॉइल की कि भाई आपने क्या करा, आपने कॉइल के अंदर करंट को चेंज किया और फिर उसमें ईएमएफ इंड्यूस करवाया। सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के जरिए। सही है। तो होता क्या है कि ये जो कॉइल की प्रॉपर्टी है, सही है, ये ओनली possesses द चेंजिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डज नॉट अफेक्ट द स्टेडी करंट दैट इज डायरेक्ट करंट व्हेन फ्लोइंग थ्रू इट। यानी इसके लिए आप पता है क्या करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि कॉइल जो है उसके अंदर जब करंट चेंज होता है तो कॉइल जो है ड्यू टू चेंज, यानी कह लो कि जब करंट चेंज हुआ तो इसको कुछ ना कुछ वक्त भी लगेगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ current takes place in the coil, and due to this rate of change of current an EMF or voltage is induced in the coil. Understand? So this overall process is known as self induction. और जो हम यूनिट यूज करते हैं सेल्फ इंडक्शन के लिए, that the unit for self induction is Henry, जिसे हम कैपिटल H लिखते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस की, तो एक्सप्रेशन क्या है कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बराबर होता है, मैंने कहा ना कि सेल्फ इंडक्टेंस के केस में या सेल्फ इंडक्शन के केस में जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी आई ओवर डी टी के, क्योंकि आपने क्लियरली देखा कि जब आपने अपनी कॉइल में करंट को चेंज किया तो ईएमएफ जो है वो क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। तो आपने जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया एल, इस एल को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सही है। तो यहाँ से जो L है उसका फॉर्मूला बन गया E डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी टी। सो अगर मैं L को डिफाइन करूँ तो L को हम कैसे डिफाइन करेंगे, L इज द यानी यूं कह लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेक्स प्लेस इन द कॉइल। सो हमने क्या किया, जो अभी प्रीवियस इक्वेशन हमने देखी थी E डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी टी, उसमें हमने क्या करा, E की जगह पे 1 वोल्ट रखा और डी आई ओवर डी टी की जगह पे 1 एम्पियर पर सेकंड रखा। तो जो इंडक्टेंस थी उसकी वैल्यू आ गई 1 हेनरी। सही है। सो इस ये जो अब हमने वैल्यूज पुट की हैं इससे हम एक स्टेटमेंट को ड्रॉ आउट करते हैं। वो स्टेटमेंट ये है कि भाई इंडक्टेंस हमारी उस वक्त 1 हेनरी होगी जब 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में ड्यू टू चेंज ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी जब कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकंड करंट जो है वो चेंज होगा। सही है। तो जो आपकी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 1 वोल्ट होगा और जो इंडक्टेंस होगी उसकी वैल्यू होगी 1 हेनरी। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को अगर हम क्या करें, अगर हम सेल्फ इंडक्शन का मजीद फॉर्मूला बनाना चाहें विद कह लें कि विद सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन विद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमने ये देखा कि भाई ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। सही है, एल डी आई ओवर डी टी, और फैराडे का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू एन डी फाइव ओवर डी टी। सही है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो डी ओवर डी टी कट जाएगा तो एल आई बराबर आ जाएगा एन फाइव के। सही है। सो यहाँ से हमने क्या किया कि आई को नीचे डिवाइड करवा दिया, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया जो कि बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम फाई लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय आई, इट मींस करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉइल। सही है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कैपिटल एल की वैल्यू होती है। सो अब डिस्कशन से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ड्रॉ आउट किए, वो क्या थे कि जो वैल्यू होती है इंडक्टेंस की वो हाई होती है अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ करंट स्ट्रॉन्गर होगा। सही है। जो वैल्यू होती है इंडक्टेंस की वो डिपेंड करती है मटेरियल के कोर पे और नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं ना कॉइल में उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, जितनी ज्यादा आपके इंडक्टेंस की वैल्यू होगी इन हेनरी, यानी हेनरी में जितनी ज्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू होगी इसका मतलब उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो क्या होगा, लो होगा। 1 हेनरी बराबर होता है 1 वेबर पर एम्पियर के। वेबर का मतलब है, आपने देखा ना, वेबर का मतलब है कि वोल्ट पर सेकंड। सही है। वोल्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड को इन्होंने वेबर बना दिया। सही है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन की अगर हम बात करें, सो म्यूचुअल इंडक्शन पता है उसमें होता है बेसिकली हमारे पास दो कॉइल्स। देखिए, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में फर्क ही यही है कि सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल होती है लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती है। अब दो कॉइल जो हैं इनमें होता क्या है कि ये दोनों नेबरिंग कॉइल होती हैं। एक कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है। सही है, I1 चेंजिंग। और दूसरी कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ और वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि वो कॉइल जिसमें हम करंट को चेंज करते हैं वो प्राइमरी कॉइल कहलाती है और जिस कॉइल में ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस होता है वो कहलाती है सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, अब होता क्या है कि
काम किस तरह होता है म्यूचुअल इंडक्शन में? देखिए, आपने क्या किया कि आपके पास जो प्राइमरी कॉइल है, जब आप प्राइमरी कॉइल जो है वो एक वोल्टेज सोर्स यानी एसी सोर्स के साथ अटैच होती है, और आप क्या करते हैं कि जब आप कह लें कि प्राइमरी कॉइल से करंट को पास करवाते हैं, सही है, तो ड्यू टू पैसेज या ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये लिंक में आता है सेकेंडरी कॉइल के साथ। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक में आ गया ना, तो अब होता क्या है कि हमने जो करंट यूज किया है प्राइमरी कॉइल में, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब वो करंट अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेटली या कह लें कि ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को पर सेकंड की रिस्पेक्ट से चेंज कर रहा है। तो होता क्या है कि जो करंट कॉइल 1 में से यानी प्राइमरी कॉइल में से पास कर रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक में आ गया। अब प्राइमरी कॉइल के अंदर पास होने वाला जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या होने लगता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा होने लगती है। सही है, तो जैसे ही स्ट्रेंथ कम ज्यादा होने लगती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो भी चेंज होने लगती है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या है, लिंक में आई हुई है। तो इसका मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल में जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, सो ड्यू टू चेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक, इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू दिस an EMF or voltage is induced in the secondary coil, which is shown by some sort of deflection given by the galvanometer connected with secondary coil. Understand? So ये है म्यूचुअल इंडक्शन। सो बेसिकली अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डायग्राम को अगर मैं इलेबोरेट करूं, अच्छा पिछली वाली स्लाइड प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया था। लेकिन अगर हम बैटरी यूज करेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में स्क्रीन पे शो हो रहा है कि अगर हम बैटरी यूज करेंगे तो उसके साथ हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी या वेरिएबल रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को कम चेंज करेंगे तो हमारा जो करंट पास कर रहा है कॉइल ए यानी प्राइमरी कॉइल के अंदर से, तो वो करंट की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लगेगी, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि लिंक में होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ यानी कॉइल बी के साथ, तो वो भी क्या होने लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होने लगेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से कॉइल बी यानी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ और वोल्टेज इंड्यूस होगा। और गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, तो जब वोल्टेज इंड्यूस होता है तो इसका मतलब करंट भी प्रोड्यूस होगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा, जिससे आपको ये चीज क्लियरली कह लें कि प्रूफ हो जाएगी कि भाई सेकेंडरी कॉइल यानी कॉइल बी में कुछ ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। सही है, सो बेसिकली ये है हमारे पास पूरा का पूरा म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना। अच्छा, अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखें जब हमने सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें जो कांस्टेंट था वो था एल, कैपिटल एल, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, जिसे हम कैपिटल एम लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय डी आई वन ओवर डी टी। अच्छा देखिए, यहाँ पे आई वन लिखने की वजह ये है कि ये जो करंट चेंज हो रहा है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेक्स प्लेस इन प्राइमरी कॉइल विच इज कॉइल 1, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा डी आई वन ओवर डी टी। अगर मैं यहाँ से एम का फॉर्मूला निकालू तो वो आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय डी आई ओवर, तो वो आ जाएगा डी आई वन ओवर डी टी। अच्छा, यहाँ पे जो ई है ना, इस ई के साथ हमने लिखा है नीचे एम। आप क्या कर सकते हैं, इस सबस्क्रिप्ट में एम की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं या टू लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ई एस लिखेंगे ना नीचे छोटा सा, तो ये शो करेगा कि भाई ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। या अगर आप ई टू लिखेंगे तो इससे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सही है, सो अब अगर इस इक्वेशन 1 में अगर मैं ई की जगह पर 1 वोल्ट रखूं और डी आई ओवर डी टी की जगह पे 1 एम्पियर पर सेकंड रखूं, तो मेरे पास जो कह लें कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू 1 हेनरी होगी। तो अगर मैं इस डेरिवेशन से या इस स्टेटमेंट से अगर मैं डिफाइन करूं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो मैं यूं डिफाइन करूंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी उस वक्त होगी जब आपके पास 1 वोल्ट ईएमएफ जो है वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज ऑफ ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्यू टू 1 एम्पियर पर सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। यानी जब आपकी प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड करंट जो है, करंट कह लेंगे 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा वो 1 वोल्ट होगा, और जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी इस कांस्टेंट की वो 1 हेनरी होगी।
सो ये हमारे पास फॉर्मूला था ई इज इक्वल ई एम या ई एस इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय डी आई वन ओवर डी टी। सही है, यहाँ से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अगेन इस फॉर्मूले को भी कंपेयर करवाएंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इक्वेशन से। सो हमने क्या किया, हमने जो है देखा कि भाई ये फैराडे लॉ जो है वो कहता है कि जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, तो हमने ई एस लिख दिया है, ई एम इज इक्वल टू एन टू इसलिए लिखा कि हम फैराडे के केस में सिर्फ सेकेंडरी कॉइल को कंसीडर करेंगे। सही है, और डी फाई टू ओवर डी टी आप इसे लिख सकते हैं, यानी डी फाई टू ओवर डी टी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टेक मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी कॉइल और इन सेकेंड कॉइल विच इज सेकेंडरी कॉइल। सही है, और इन कॉइल टू विच इज सेकेंडरी कॉइल। तो हमने क्या किया कि जब कंपेयर करवाया इन दोनों को, तो डी ओवर डी टी जो है वो अगेन कैंसिल हो गया और मेरे पास इक्वेशन आ गई एम आई वन इज इक्वल टू एन टू मल्टीप्लाई बाय फाई टू। तो यहाँ से मैंने एम की वैल्यू निकाली जो कि है एन टू मल्टीप्लाई बाय फाई टू डिवाइडेड बाय आई वन। सो यहाँ पे N2 जो है वो है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, फाई टू जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, और I1 जो है वो है करंट इन प्राइमरी कॉइल। अगर ये तीन चीजें आपको पता होंगी देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये कि आपने नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपकी सेकेंडरी कॉइल में वो कितने हैं। सही है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा इन सेकेंडरी कॉइल, जिसकी वजह से ज्यादा ईएमएफ और वोल्टेज इंड्यूस होगा। सेकंड थिंग, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सेकेंडरी कॉइल का, और दूसरा कि दोनों कॉइल्स के बीच में क्लोजनेस कितनी है, क्योंकि जितना ज्यादा दो कॉइल्स क्लोज होंगी ना उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक में आएगा और उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर हम एडीज करंट की बात करें तो भाई एडीज करंट जो है ये एक तरह का करंट सेटअप होता है कंडक्टर के अंदर, और ये करंट जो है वो सेटअप किस तरह से होता है, ड्यू यानी कह लें कि इन रिस्पॉन्स टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है कि जब आपने क्या किया, आपने एक करंट कैरिंग कॉइल को ये कह लें कि आपने जो है वो किसी कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में रखा, तो उस कॉइल से जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो उस कंडक्टर के साथ लिंक में आएगी, और कंडक्टर जो है, अच्छा मैं करंट जो है वो एसी करंट है, तो कॉइल के अंदर से पास होने वाला करंट बार बार चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जो कि लिंक में आ रही है सेकेंड, यानी जो कि कंडक्टर के साथ लिंक में आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, या कह लेंगे चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड को कह लें कि अपोज करने के लिए, सही है, आपके पास कंडक्टर के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा जो कि कहलाएगा एडीज करंट, करंट सेटअप होगा जो कि कहलाएगा एडीज करंट। और ये एडीज करंट जो है वो क्लोज लूप की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा या फ्लो करेगा एडीज करंट, जिसकी डायरेक्शन कह लें कि परपेंडिकुलर होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट लाइन पास कर रही है इस कंडक्टर से। सही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस कंडक्टर पे। अच्छा, एडीज करंट जो है, एडीज करंट की जो टेंडेंसी है अपोज करने की मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को, सही है, तो होता क्या है कि इसकी वजह से आपका जो कंडक्टर है उसके अंदर एडीज करंट प्रोड्यूस होता है, और ये एडीज करंट क्या करता है, आपके कंडक्टर को गर्म कर देता है। क्यों? क्योंकि एडीज करंट की वजह से बहुत ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और एडीज करंट जो है ये इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मोर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी। सही है। अच्छा, एप्लीकेशंस अगर हम देखें एडीज करंट की, तो सबसे पहली एप्लीकेशन ये है कि अगर हम ट्रेन्स की बात करें तो ट्रेन्स में हमारे पास सोलेनोइडल ब्रेक्स लगे होते हैं। होता क्या है कि वो सोलेनोइडल ब्रेक्स जो हैं वो ट्रेन के मेटल व्हील के साथ अटैच होते हैं। अब जैसे ही उस सोलेनोइड के अंदर से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करती है, व्हील के साथ कॉन्टैक्ट में आती है। जब व्हील के साथ कॉन्टैक्ट में कंटिन्यूसली आ रही होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी होती है, और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कह लें कि अपोज करने के लिए या उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, व्हील में एक करंट सेटअप होता है। सही है, और वो करंट एडीज करंट कहलाता है, और वो एडीज करंट क्या करता है, व्हील को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रेन जो है वो स्मूथ स्टॉपिंग मोशन प्रोड्यूस करती है। सही है, यानी आराम से रुक जाती है। अगर मैं नॉन डिस्ट्रक्ट सेकंड एप्लीकेशन है एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब है कि आप क्या करें, आप एडीज करंट की हेल्प से जो सरफेस की थिकनेस होती है विदाउट ब्रेकिंग द प्लेट्स और मेटल को ब्रेक करे बगैर या प्लेट्स को ब्रेक करे बगैर क्या करें, उसकी थिकनेस या उसकी सरफेस को क्या करें, इंस्पेक्ट करें। एडीज करंट जो है उसको हम यूज करते हैं, सही है, ये देखने के लिए कि सरफेस या मटेरियल के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटीज या उसके अंदर इंटरनली कोई डैमेज तो नहीं है, इंटरनली कोई क्रैक तो नहीं है मटेरियल के अंदर। और ये जो एनडीटी मेथड है ये बहुत ज्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरियस मटेरियल्स को करते हैं। अब ये होता किस तरह है काम, कि आपने क्या किया कि एडीज आपने जो है सिंपल जो भी कह लें कि
टेस्टिंग करना है जिस सरफेस या जिस मटेरियल की, उस मटेरियल को आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में प्लेस करते हैं, सही है। और होता क्या है कि एडीज करंट टेस्टिंग जो है वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट कॉइल को यूज करता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट कॉइल के जरिए क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है मटेरियल की सरफेस पर, सही है। और ये जो मटेरियल है जिसे आपने एनालाइज करना है, जब उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो फिर आप क्या करते हैं कि, सही है, होता क्या है कि फिर आपके पास एक सेकेंडरी करंट जो है वो जनरेट होता है सरफेस, यानी टेस्ट मटेरियल की सरफेस के ऊपर एक सेकेंडरी करंट जनरेट होता है। वो जो सेकेंडरी करंट है वो क्यों जनरेट होता है, क्योंकि वो जनरेट होता है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड्स लिंक में आ रही है कंडक्टर के साथ, उसको चेंज को कह लें कि अपोज करने के लिए क्या होता है कि आपके पास एक करंट जनरेट होता है सरफेस के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज लूप की फॉर्म में वो करंट शो हो रहा है, सही है, क्लोज लूप्स की फॉर्म में करंट शो हो रहा है, सही है। तो ये जो करंट होता है इसकी डायरेक्शन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है, सही है, और कह लें कि टू द इनिशियल करंट, सही है। तो ये जो करंट है ये है एडीज करंट। अब होता क्या है कि ये एडीज करंट जो है वो प्रोड्यूस तो हो गया, अब होता क्या है कि अगर कोई डिसकंटिन्यूटी या कह लें कि कोई इम्परफेक्शन आएगी सरफेस के, यानी कह लें कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो एडीज करंट की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, आपने कुछ ऐसे मीटर्स लगाए हुए होते हैं जो इस एडीज करंट की डेंसिटी को क्या कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली मेजर कर रहे हैं। और जैसे ही कह लें कि एक सरफेस में कोई इरेगुलरिटी या कोई क्रैक आता है तो डेंसिटी क्या होती है, एडीज करंट की चेंज होती है, और वो जो मीटर्स हैं वो क्या करते हैं, इस चेंज को डिटेक्ट करके मेजर कर लेते हैं। और आपको पता लगता है कि आपकी सरफेस के अंदर इंटरनल क्रैक है या कितनी कह लेंगे सरफेस इरेगुलरिटीज है, सही है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप क्या करते हैं, एडीज करंट के जरिए डिसकंटिन्यूटीज जो है उसको डिटेक्ट करते हैं विदाउट ब्रेकिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मटेरियल। अब मैं बात करता हूँ फैराडेज आयरन रिंग एक्सपेरिमेंट की। देखें, फैराडेज आयरन रिंग एक्सपेरिमेंट जो था ना, ये बेसिकली फाउंडेशन था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूं कह लें कि ट्रांसफार्मर के लिए ये फाउंडेशन का काम करता है ये कॉन्सेप्ट। आयरन रिंग एक्सपेरिमेंट जो है फैराडे का, उसमें फैराडे ने सिंपल सा एक काम किया, एक आयरन कोर लिया और उस आयरन कोर के एंड्स पर उसने क्या किया, दो कॉइल्स को वाउंड किया। एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी है। फिर उसने क्या किया, कॉइल ए को जो है वो एक वोल्टेज सोर्स से अटैच किया और कॉइल बी पर उसने गैल्वेनोमीटर अटैच किया, ताकि जो भी कह लो कि अगर ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस होता है कॉइल बी में तो वो क्या कर सके, गैल्वेनोमीटर के जरिए उसको डिटेक्ट कर सके। अब जैसे ही फैराडे ने क्या किया, कॉइल ए के स्विच को क्लोज किया, तो कॉइल के अंदर यानी क्या लें, कॉइल ए के अंदर जो करंट पास कर रहा था या जो, सही है, उसकी क्या हो गई, इंटेंसिटी बढ़ गई, वो जीरो से मैक्सिमम हो गया। अब जब करंट पास करेगा इस कॉइल ए के अंदर से तो होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बहुत ज्यादा। और आप देख सकते हैं कि कॉइल ए और कॉइल बी जो है वो एक आयरन रिंग के ऊपर बंधे हुए हैं, और आयरन इज द सॉफ्ट मटेरियल, क्योंकि आयरन इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो जैसे ही कॉइल ए के अंदर से करंट पास करेगा तो वो उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन कोर के जरिए क्या करेगी, इस आयरन कोर के या इस आयरन रिंग के जरिए लिंक में आएगी सेकेंडरी कॉइल, यानी कि कॉइल बी के साथ लिंक में आएगी। और जैसे ही कॉइल बी के साथ लिंक में आ गई, अब होता क्या है कि आपके पास जो कॉइल ए में करंट पास कर रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक में आ रही है कॉइल बी यानी सेकेंडरी कॉइल के साथ, जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक में आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी कॉइल और इन कॉइल बी, एंड ड्यू टू rate of change of magnetic flux or magnetic field in secondary coil, an EMF or voltage is induced in the secondary coil which is shown by some sort of deflection produced by galvanometer, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा कि मतलब यूं कह लें कि इस तरीके से क्या किया कि कॉइल ए में आपने करंट को चेंज किया और कॉइल बी में आपका ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। सो अगर आप इस आयरन रिंग एक्सपेरिमेंट को देखें ना, तो ये बेसिकली एक तरह का कह लें कि इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है म्यूचुअल इंडक्शन के साथ। समझ आ रही है बात? तो म्यूचुअल इंडक्शन जो है ना, वो समहाउ म्यूचुअल इंडक्शन एक्ट्स एज अ वर्किंग प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि फैराडे ने अपने आयरन रिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को ही वेरीफाई किया था, सही है। और फिर क्या होता है, जैसे ही आप कॉइल ए के स्विच को ओपन करते हैं तो कॉइल के अंदर जो करंट है वो डिक्रीज होने लगता है मैक्सिमम से जीरो, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक में आ रही है कॉइल बी के साथ, ये यूं कह लेंगे जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स है, या यूं कह लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इन कॉइल बी, वो भी डिक्रीज होने लगता है। और आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो कह लें कि डिफ्लेक्शन जो है
मोमेंटरीली अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ गैल्वेनोमीटर क्या करता है, पहले अपनी रिफ्लेक्शन को शो करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस मूव करके जीरो पर आ जाता है। अब हम बात करें अगर ट्रांसफार्मर की, तो भाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पे जो दो बातें हैं ना वो आपने याद रखनी है कि जब आपका वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई होता है तो उस वक्त करंट लो होता है, और जब आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लो होता है तो करंट हाई होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चेंज करती है हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट टू अ लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। ट्रांसफार्मर का सिंबल कुछ इस तरीके का है। अच्छा, तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर, द वर्किंग प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, सही है। एंड Faraday's iron ring experiment also verifies the or also provide an evidence for the phenomena of mutual induction. So ट्रांसफार्मर दो कॉइल्स पर कंसिस्ट होता है। आप क्लियरली देखें ये आयरन कोर है, इस आयरन कोर पे आपने दो कॉइल्स को बांध दिया, सही है। और होता क्या है कि कॉइल ए के अंदर आप करंट को कह ले कि मूव करवाते हैं, और कॉइल ए प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल कहलाती है, जिसकी और होता क्या है कि कॉइल ए में जब करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि आयरन कोर के जरिए, देखें आप ग्रीन कलर से लाइन से शो हो रहा है, आयरन कोर के जरिए सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक में आता है। और जैसे ही प्राइमरी कॉइल में आप करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक में आ रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो आयरन कोर है इसमें देखें मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक में आ रहा है वो भी चेंज होता है, और आयरन कोर पे मौजूद मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, जिसकी वजह से आयरन कोर के अंदर भी क्या होता है, आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, इस ईएमएफ को हम कहते हैं, अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि एडीज करंट कहते हैं हम इसे। तो एडीज करंट लॉस की वजह से पता है क्या होता है, आपका ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है, आयरन कोर, ये गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है। अगर हमने क्या करा, हमने इस कह लें कि मसले को, एडीज करंट लॉस को हल करने के लिए हमने क्या किया, देखिए हम खत्म नहीं कर सकते एडीज करंट लॉस को, लेकिन हाँ इसको हल करने के लिए हमने क्या किया कि जब हमने ट्रांसफार्मर को बनाकर वर्किंग कंडीशन में लेकर आए तो उसमें जो आयरन कोर था, उस आयरन कोर को हमने इस तरह से यूज किया कि हमने सॉलिड आयरन कोर यूज नहीं किया, बल्कि हमने लैमिनेटेड आयरन कोर यूज किया। लैमिनेटेड आयरन कोर का मतलब ये है कि आपने एक आयरन की शीट ली, फिर आपने क्या किया, उसके कह लें कि शीट के पीछे क्या किया, इंसुलेटिंग मटेरियल डाला, फिर दूसरी शीट लगाई, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल डाला, फिर तीसरी शीट लगाई। इसका मतलब आपने दो आयरन शीट्स को सैंडविच कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, सही है। तो एडीज करंट लॉ ये कहलाता है लैमिनेटेड आयरन कोर। लैमिनेटेड आयरन कोर की वजह से एडीज करंट जो लॉस जो है वो क्या होता है, बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि लैमिनेटेड आयरन कोर पे दो कॉइल वाउंड हुई हुई है, एक है प्राइमरी कॉइल, एक है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एनपी कहलाएंगे, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एनएस कहलाएंगे। प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, वो वीपी कहलाएगा, और जो करंट पास कर रहा है प्राइमरी कॉइल के अंदर वो आईपी कहलाएगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि लैमिनेटेड आयरन कोर के जरिए लिंक में आ रहा है, लैमिनेटेड आयरन कोर से पास करता हुआ लिंक में आ रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ। और जैसे ही आप क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी चेंज होगा, जो कि लिंक में आ रहा है ना सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे हम वीएस लिख रहे हैं। और ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, और उस इंड्यूस करंट को हम आईएस लिख रहे हैं, सही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में एक कह लें कि रेशो बनाया, और वो रेशो है हमारा NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP, सही है। तो ये जो है ना NS ओवर NP, ये हमारे पास टर्न रेशो कहलाता है। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें ना, तो आइडियल ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट होता है। अच्छा, क्यों होता है 100% एफिशिएंट? क्योंकि इसमें पावर लॉसेस नहीं होते, यानी प्राइमरी कॉइल में आप जितना इनपुट देंगे सेकेंडरी कॉइल में उतना ही आउटपुट मिलेगा। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो प्राइमरी कॉइल में इनपुट जाता है तो वो हो जाएगा VP मल्टीप्लाई बाय IP, सेकेंडरी कॉइल में आपका आउटपुट मिलेगा तो वो हो जाएगा VS ओवर IS। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे आपस में तो आपके पास एक रिलेशनशिप आएगा जो कि बराबर है IP ओवर IS इज इक्वल टू VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। अगर हम प्रैक्टिकली कुछ पावर लॉसेस की बात करें ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में तीन तरह के पावर लॉसेस होते हैं। सबसे पहला पावर लॉस जो है वो कॉपर लॉस कहलाता है, जो कि ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल की वजह से होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉइल जो है वो थिकर कॉइल्स यूज करते हैं, यानी थिकर कॉपर वायर यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब आपका कॉपर वायर थिकर हो जाएगा तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, तो आपकी रेजिस्टेंस क्या होगा,
गई, डिक्रीज हो गई। सेकंड जो लॉस है मैंने आपसे प्रीवियसली डिस्कस किया, एडीज करंट लॉस, जिसकी वजह से कोर गर्म होता है और कोर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। उसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया, लैमिनेटेड आयरन कोर यूज कर लिया। अब होता क्या है कि आपके पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा लॉस होती है एडीज करंट की वजह से। तो जब आप लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं तो एडीज करंट बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाता है। थर्ड लॉस जो है वो हाइस्टेरेसिस लॉस होता है, जो कि क्यों होता है कि जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कोर की चेंज होने की वजह से कोर के ऊपर जो मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट होते हैं वो फ्लिप होने लगते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी यूज हो जाती है, सही है, वो कहलाता, ये एनर्जी का यूज होना क्या कहलाता है, हाइस्टेरेसिस लॉस। और इसको रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आप अपने कोर का मटेरियल जो है वो एक एलॉय यूज करें, जो कि परम एलॉय कहलाता है। ये स्पेशल एलॉय होता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये आपके ट्रांसफार्मर की कॉस्ट को बढ़ा। अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है और वही वाइंडिंग प्राइमरी के तौर पे और सेकेंडरी कॉइल के तौर पे एक्ट करती है, सही है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारे पास स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों होते हैं। फर्क क्या होता है कि अगर आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग की लेंथ है वो सेकेंडरी से ज्यादा है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर प्राइमरी वाइंडिंग की लेंथ सेकेंडरी से कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं देयर इज ओनली वन कॉइल एंड इन दिस कॉइल current change of current takes place, and due to change of current, due to rate of change of current in this coil an EMF is also induced, सही है। सो एक ही कॉइल में करंट भी चेंज हो रहा है और EMF भी इंड्यूस हो रहा है, सही है। तो ये जो है ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो अगर हम देखें ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो है इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है। और क्यों लो होती है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेशन, बेटर रेगुलेशन होती है और बहुत ज़्यादा लो लॉसेस होते हैं। डिसएडवांटेज ये है ऑटो ट्रांसफार्मर का कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर की वो इंसुलेटेड नहीं होती सेकेंडरी वाइंडिंग से, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वोल्टेज है, लो वोल्टेज जो है वो इज सप्लाइड फ्रॉम हाई वोल्टेज। अच्छा, फुल वोल्टेज जो है वो हमेशा सेकेंडरी टर्मिनल के अक्रॉस आता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोड और ऑपरेटर के लिए डेंजरस है, यानी लोड डैमेज कर सकता है। लोड क्या होता है, हर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो एनर्जी को कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, हर वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है वो लोड कहलाती है। तो जब आपके सेकेंडरी टर्मिनल के अक्रॉस बहुत ज़्यादा फुल वोल्टेज होगा तो वो आपके लोड या आपकी डिवाइसेस को खराब कर देगा। ऑटो ट्रांसफार्मर हम कभी भी यूज़ नहीं करते जब हमें हाई वोल्टेज सिस्टम और लो वोल्टेज सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम कभी भी ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करेंगे, सही है। क्योंकि जब आप हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज सिस्टम से कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत स्लाइड वेरिएशन चाहिए होती है, जिसके लिए हम स्टैटिक या कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर मैं कन्वेंशनल या कह लें कि स्टैटिक ट्रांसफार्मर की बात करूं, तो हमारे पास जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है, जिसे हम स्टैटिक डिवाइस भी कहते हैं, ये जो है सिंपल ट्रांसफार्मर होता है जो कि वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, जिसमें हम क्या करते हैं, एक क्लोज करंट सर्किट के अंदर क्या करते हैं, ईएमएफ या मैग्नेटिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज इंड्यूस कराते हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, लेकिन मैग्नेटिकली आपस में क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स हैं, जैसा कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर इनपुट आता है और सेकेंडरी कॉइल जो है वो लोड या से कनेक्ट होता है, जिसके अक्रॉस यानी लोड से कनेक्ट होता है, यानी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ और वोल्टेज होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें कि ये जो आपके पास कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, सही है। प्राइमरी में इनपुट आता है, सेकेंडरी से आउटपुट मिलता है और दोनों एक दूसरे के करीब होती हैं, क्योंकि प्राइमरी में जब करंट पास करता है तो उस करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक में होती है। और जब करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंज होता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक विद सेकेंडरी कॉइल वो भी चेंज होता है, एंड ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल एन ईएमएफ और वोल्टेज इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल अक्रॉस द लोड, सही है। तो आप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके हाई वोल्टेज को लो, लो को हाई बना देते हैं, सही है। तो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर भी दो तरह के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। फर्क किस तरह पता लगता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल लेस देन है देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन है, क्योंकि वो वोल्टेज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, यानी हाई को लो बना देगा। इसी तरह अगर लो को हाई बनाना है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इन सेकेंडरी कॉइल वो ग्रेटर होंगे देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अच्छा, की डिफरेंसेस क्या हैं आपके, कह लें कि ऑटो और ट्रांसफार्मर और कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के बीच में? वो ये है कि भाई ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी के तौर पे एक्ट करती है, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में दो सेपरेट वाइंडिंग होती हैं।
एक प्राइमरी एक क्वाइल सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफार्मर हमेशा सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और जो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सर्किट के अंदर ही इंड्यूस होती है और उसी सर्किट के अंदर या यूं कह लें उसी क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या करंट चेंज होता है और उसी क्वाइल के अंदर करंट चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जबकि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, जिसमें एक क्वाइल में करंट एक क्वाइल के अंदर से हम करंट पास करते हैं और दूसरे क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक में आता है। सही है। जब एक प्राइमरी क्वाइल में करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक या सेकेंडरी क्वाइल में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, जबकि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर लार्ज होते हैं साइज में। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर एक्सपेंसिव। सही है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है ना, इनमें इलेक्ट्रिकल पावर हम प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सही है। एंड पार्टली बाय डायरेक्ट करंट। जबकि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में आप इलेक्ट्रिकल पावर को थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, जिसकी वजह से पावर लॉसेस होते हैं। अच्छा, पावर लॉसेस होते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन जो है ऑटो ट्रांसफार्मर की वो बहुत ज़्यादा होती है, मच बेटर होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, इसीलिए लेस कंडक्टर रिक्वायर्ड होता है वाइंडिंग के लिए, जबकि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉपर चाहिए होता है। वाइंडिंग यानी कोई कॉइल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉपर रिक्वायर्ड होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से यानी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड नहीं होती। सही है। जबकि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है। स्टार्टिंग करंट जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का वो बहुत कम होता है देन द एक्चुअल करंट, जबकि स्टार्टिंग करंट कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर का वो मेन करंट का 1/3 होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर्स। आपके पास जो कॉस्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर की वो बहुत ज़्यादा लेस होती है देन कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर, क्योंकि कन्वेंशनल करंट कन्वेंशनल करंट ट्रांसफार्मर में एसी करंट चाहिए होता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब जो लॉसेस होते हैं आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर में वो लेस होते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। सही है। सही है, या कह लें कि एज अ स्टेटर यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर, जबकि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर को हम यूज़ करते हैं एज स्टेप अप स्टेप डाउन। सही है। यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज को इन दी पावर ग्रिड ये जो आपके फीडर्स होते हैं ना, यहाँ पे या कह लें ग्रिड स्टेशन में लगे होते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर होते हैं। सो क्लास, थैंक यू for watching this lecture, and electromagnetic induction is completed today. So thank you for watching my lecture once again, and subscribe to my channel, like and share my video, and thank you once again, and Allah Hafiz.